नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। विपक्ष का गठबंधन इंडिया भोपाल में एक बड़ी रैली करने वाला है। उसका समय निर्धारित कर दिया गया है। संभावना है कि कल जो शरद पवार के बंगले पर इसकी मीटिंग हुई है उसमें सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तय हो गया होगा। केंद्र की बीजेपी सरकार को घेरने के लिए तो ये विपक्ष की सबसे महती जरूरत हो भी सकती है, लेकिन राज्यों में मिलकर क्या समूचा विपक्ष चुनाव लड़ पाएगा? एमपी के मुद्दे आप सभी देख रहे होंगे कि कांग्रेस के पास भरपूर मार्जिन है बीजेपी सरकार को घेरने का। जाहिर है कि 19 साल की सरकार में 19 बड़े मामले तो ऐसे तलाशे ही जा सकते हैं जिसके आधार पर सत्ता पक्ष को बैकफुट में धकेला जाए। इसके उलट सत्ता पक्ष के पास प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस को घेरने का कोई सॉलिड मुद्दा नहीं था। आप सभी देख रहे होंगे और कल भी हमने इस मसले पर डिबेट की थी कि बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ कोई बड़ा मुद्दा तलाश रही है जो अब तक नहीं मिल पाया। अगर गठबंधन एमपी में मिलकर चुनाव लड़ा तो बीजेपी के लिए सबसे पसंदीदा विकेट पर क्रिकेट खेलने के जैसा होगा। वो विपक्ष के ढेरों मुद्दे यहां भी आसानी से चिपकाएगी और कांग्रेस आक्रामक होने के बजाय रक्षात्मक होती चली जाएगी। आज आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण बीना से सुना होगा। उसमें भी वे सनातन धर्म की खिलाफत करने वाला घमंडिया गठबंधन जैसा बोल गए। जाहिर है कि अब चुनाव में विपक्षी दलों के करप्शन, उनके आपत्तिजनक बयान सब आएंगे और बड़े जोर शोर से आएंगे। कल जो जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा वो बाकी के धर्मगुरु भी बोलेंगे, यानी कांग्रेस दूसरे दलों का फैलाया हुआ रायता ही समेटेगी और बीजेपी के खिलाफ जिन मुद्दों को बड़ा कर सकती थी वो कहीं पीछे छूट जाएंगे। तो आज बात इसी मसले की करेंगे कि इंडिया अलायंस का कोई वजूद एमपी में है क्या? क्या एमपी का वोटर स्टालिन से लेकर शरद पवार या अरविंद केजरीवाल को सुनकर कोई मानस सत्ता के खिलाफ बना पाएगा? कांग्रेस को फायदा होगा या नुकसान? बसपा, जिसका भले ही वोट प्रतिशत बीते कुछ चुनावों में एमपी में घट रहा है, लेकिन उसका जनाधार तो है ही, वो तो इस इंडिया का पार्ट नहीं है। क्या कांग्रेस को सपा या बसपा जैसी पार्टियों के साथ एमपी में गठबंधन से फायदा होगा ये, या फिर पूरे कुनबे के साथ आने से? बहुतेरे सवाल जिन्हें लेकर एक खास पैनल के पास जाएंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा, लेकिन रस्मन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। देखिए। तो ये तय हो गया कि विपक्ष का गठबंधन इंडिया अलायंस अपनी पहली पब्लिक मीटिंग यानी जंगी आम सभा भोपाल में करेगा। अभी तारीख तय नहीं हुई, लेकिन ये तय हो गया कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में ये सभा होगी। इसमें बेरोजगारी, महंगाई और बीजेपी सरकारों के भ्रष्टाचार पर आक्रमण किया जाएगा। विपक्षी गठबंधन का लक्ष्य बेशक केंद्र सरकार है, लेकिन राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव का प्रचार भी उसे माना जाएगा। जाहिर है कि संयुक्त विपक्ष की रैली होगी, यानी मुद्दे भी संयुक्त विपक्ष के ही होंगे। जब मुद्दे भी संयुक्त विपक्ष के होंगे तो खास तौर पर एमपी या दूसरे हिंदी भाषी राज्यों में सत्ता पक्ष को आसानी हो जाएगी, क्योंकि विपक्ष को घेरने के लिए सनातन धर्म एक हथियार मिल जाएगा। जाहिर है कि सत्ता पक्ष इन्हें सनातन विरोधी निरूपित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। दिल्ली से जो भी बीजेपी के नेता आ रहे हैं वे सभी इसी लाइन को आगे बढ़ा रहे हैं। कल जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य ने भी साफ कह दिया कि एमपी में कांग्रेस भाजपा के बीच चुनाव नहीं है, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच है चुनाव। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एमपी के सागर जिले के बीना में थे और उन्होंने भी इसी लाइन को आगे बढ़ाया और अपने चिरपरिचित अंदाज में घमंडिया गठबंधन कहते हुए विपक्ष को आड़े हाथों लिया। ये इंडी अलायंस की नीति है, एक घमंडिया गठबंधन की नीति है, भारत की संस्कृति पर हमला करने की। इंडी अलायंस का निर्णय है भारतीयों की आस्था पर हमला करो। इंडी अलायंस घमंडिया गठबंधन की नीयत है भारत को जिस विचारों ने, जिस संस्कारों ने, जिस परंपराओं ने हजारों वर्ष से जोड़ा है उसे तबाह कर दो। विपक्ष का गठबंधन भले ही दूसरे राज्यों में फायदा पहुंचा दे, लेकिन एमपी में तो लड़ाई हमेशा से ही कांग्रेस और बीजेपी की आमने सामने की होती है। कांग्रेस भी यहां फायदे में तभी रह सकती है जब उसका सीधा मुकाबला बीजेपी से हो। यदि वो किसी के साथ मिलकर सीट शेयरिंग करती है तो इसका फायदा
कांग्रेस को होगा इसमें संशय है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष के संकेत तो यही कह रहे हैं कि केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और दूसरी पार्टियों के साथ भी एमपी में सीटों के बंटवारे पर कोई फॉर्मूला बन सकता है। अरे हम सब सामंजस्य हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांप्रदायिकता, भाईचारे में विघ्न डालने का काम, देश को बर्बाद करने का काम, नौजवानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने का काम जो भारत सरकार ने किया है, उसका जवाब प्रदेश और देश की जनता आगामी चुनाव में देगी। जब हमारा भाईचारा है तो मिलके तय कर रहे हैं तो मिलके सब होगा, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। आपस में हमारा काम होगा। एमपी की सियासत की समझ जिन्हें भी है वे ये जरूर मानते होंगे कि बीजेपी के साथ यदि कांग्रेस सीधे भिड़ेगी तभी फायदे में रहेगी। यदि उसने किसी और दल की वैशाखी साथ ले ली तो उसकी लंगड़ाहट और बढ़ना लाजमी। बीजेपी भी संभवतः यही चाह भी रही होगी, क्योंकि अभी उसे कांग्रेस को घेरने का सीधा कोई मुद्दा नहीं मिल रहा। यदि समूचा विपक्ष साथ सामने आ गया तो मुद्दों की भरमार हो जाएगी और बीजेपी अपनी पसंदीदा पिच पर खेलने का भरपूर लुत्फ ले पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। तो उन खास मेहमानों का मैं आपसे तारुफ करा देता हूं जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ है गोविंद मालू, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, विद्वान प्रवक्ता भी हैं। बहुत स्वागत है गोविंद मालू जी का। दूसरे मेहमान है मिथुन अहिरवार, ये कांग्रेस के युवा ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है मिथुन जी का। तीसरे मेहमान वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, दिनेश निगम त्यागी। दिनेश जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत अक्सर हम अमूमन अपने शो में पॉलिटिकल गेस्ट से करते हैं, लेकिन आज करेंगे दिनेश जी से। दिनेश जी, आपको लगता है कि अगर मान लीजिए विपक्ष, समूचा विपक्ष यहां पर चुनाव लड़ेगा मिलकर, तो कांग्रेस को फायदा होगा या नुकसान? देखिए प्रवीण जी, मध्य प्रदेश में समूचा विपक्ष तो कुछ बहुत ज्यादा है नहीं। बसपा है तो बसपा इंडिया का हिस्सा नहीं है। हाँ। सपा जहां तक जहां भी असर डालती है, जैसे झांसी से लगी हुई निवाड़ी सीट है, पृथ्वीपुर सीट है, यहाँ थोड़ा बहुत असर रहता है उसका। या फिर कोई ऐसा कैंडिडेट सपा को मिल जाए जो भाजपा का टिकट ना पाया हो, जिसने कांग्रेस ने जिसको टिकट ना दिया हो, तो उसको कैंडिडेट बना लेती है। यदा कदा उसके कैंडिडेट जीत जाते हैं। बाकी आम आदमी पार्टी यहाँ अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है। मुझे नहीं लगता, नेता प्रतिपक्ष ने कहा जरूर है कि हम चूंकि साथ आए हैं तो साथ मिलकर यहां भी लड़ेंगे। मुझे नहीं लगता कांग्रेस किसी दूसरे दल को कोई सीट देगी। पिछले चुनाव में ही कांग्रेस ने 2018 के चुनाव में शरद यादव की पार्टी को एक सीट दी थी, बुंदेलखंड में जतारा सीट दी थी। उसका नुकसान यह हुआ था कि आज तक भाजपा कहती है कि भाजपा को कांग्रेस से ज्यादा वोट मिला था। अगर उस जतारा के में भी कांग्रेस लड़ी होती तो शायद ये स्थिति निर्मित ना होती। बहुत मामूली वोटों से भाजपा ने बढ़त ली थी और उसकी सीटें जो है घट गई थी कांग्रेस की तुलना में। तो ये गठबंधन लोकसभा के लिए तो ठीक है, हालांकि मध्य प्रदेश में लोकसभा की कोई सीट कांग्रेस छोड़ी किसी अपने इंडिया के गठबंधन की, ऐसा भी नहीं लगता। हाँ, भाजपा ने अपना रुख साफ कर दिया है, अपनी लाइन क्लियर कर दी है। भले किसी साउथ के दूसरे स्टेट के मंत्री ने और नेताओं ने सनातन धर्म को लेके कोई बात कही हो, लेकिन उसको भाजपा ऐसे प्रचारित कर रही है जैसे कांग्रेस का यही बात कांग्रेस ने सनातन धर्म बिल्कुल सही। रोकूंगा आपको दिनेश जी, एक बार मिथुन को इन कर लेते हैं। मिथुन जी, ये जो संकट आपके ऊपर आया, अभी तक जो हम लोग लगातार डिबेट भी कर रहे थे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप देख रहे होंगे कि बीजेपी मुद्दा तलाश रही थी आपके खिलाफ, जाने कहां के उठा के सिख दंगा तक ले आई थी वो, मगर कोई सॉलिड मुद्दा नहीं मिल रहा था। अगर ये विपक्ष के साथ यहां पर रैली कर दोगे आप, तो फिर उनका फैलाया रायता समेटते रहोगे आप और ये आक्रामक रहेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो किसी भी स्थिति में आक्रामक होने की कोशिश ही करती है, भले ही मामला उनके बैकफुट पर आने का क्यों ना हो। तो हम उनके जो उनकी प्रतिक्रिया होगी उसके आधार पर अपना जो आगे की रणनीति है वो तो तय नहीं करेंगे। हाँ, ये जरूर है क्षमा कीजिएगा, जिस तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और पूरे के पूरे एनडीए के अंदर इसकी घबराहट साफ देखी जा सकती है। हमारी 2 बैठक के बाद साहब ये लोग सिलेंडर पर 200 रुपए कम कर देते हैं। इतने समय से जनता की तो याद आई नहीं थी। अगर हम गणित में जाएं, हालांकि पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा गणितों पर चलता नहीं है, लेकिन गणित में यदि जाएं तो लगभग 23 से 25 करोड़ के बीच एनडीए और जो हमारा अलायंस है इंडिया अलायंस, दोनों का वोट प्रतिशत आता है सभी अलायंस को मिला करके। तो भारतीय जनता पार्टी जो
कांग्रेस को कभी चुनौती नहीं मानती थी, वो जानती है कि कितना बड़ा इसका इम्पैक्ट जाएगा। और ये समान विचारधारा वाले जो दल हैं जो हमारे साथ में विधानसभा कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आपकी सियासी टांगें मजबूत हैं, सियासी टांगें कह रहा हूं, इसे अन्यथा नहीं लीजिएगा, तो क्यों वैसाखी की जरूरत? भाई पैदल चलिए, दौड़िए अपनी दम से। देखिए मध्य प्रदेश या किसी भी राज्य में हमारा गठबंधन अगर होगा, यदि होगा, उसका क्या स्वरूप होगा उस पर तो अभी कोई बात हुई नहीं है, ना ही हमारे एलाइज ने ऐसी कोई बात। आम आदमी पार्टी के लोग अपनी बातें कर रहे हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं। वैसे भी हम प्रमुख दल हैं भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में। ऐसा भी नहीं है कि आम आदमी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी उस स्थिति में हो कि यहां आकर के सरकार बना लें। आज की भी स्थिति यही कहती है, पिछले कई चुनाव की भी स्थिति यही। तो गठबंधन को लेकर के मध्य प्रदेश में क्या कोई ऐसा स्वरूप होगा? अगर होगा, यदि होगा, वो तो समय के साथ आएगा। लेकिन यह तो तय है कि कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में 2023 का जो विधानसभा चुनाव है उसको जीतने की मंशा और ताकत दोनों रखती है, और ये हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, एक बार इन कर लेते हैं मालू जी को। मालू जी, कहा स्टालिन ने, इनके इंडिया अलायंस का मेंबर है वो, एमपी से कोई सरोकार नहीं, लेकिन हम देख रहे हैं, मतलब 4 दिन से तो मैं भी देख रहा हूं जितने केंद्रीय नेता आपके आ रहे हैं, वो सूचना प्रसारण मंत्री ने भी परसों कहा, अनुराग ठाकुर जी ने, आज तो प्रधानमंत्री बोल गए कि सनातन विरोधी। कल जो जगत गुरु रामभद्राचार्य हैं वो कह गए कि धर्म और अधर्म के बीच चुनाव है। तो आप लोग माहौल ऐसे बना दे रहे हो जैसे कांग्रेसियों ने कहा हो ये बात। बिल्कुल, शायद हमको जो खबरें आती है या तो हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं या उनको हम अनदेखा कर रहे हैं। कांग्रेस के कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर, उन्होंने कहा हिंदू धर्म कब से आया, हिंदू धर्म कब से बना, इसकी कोई जानकारी नहीं है, हिंदू धर्म पे निशाना साधा। और प्रियंक खड़गे ने उस उदयनिधि स्टालिन के बयान को इंडोर्स किया। फिर ए राजा ने कहा, ये तो और भी ज्यादा बड़ा बात कहती कि HIV और कुष्ठ रोग जैसा है, और ये इनके गठबंधन के लोग क्या इससे किनारा नहीं कर सकते थे? ये क्या मध्य प्रदेश के नेता इस बारे में नहीं कह सकते थे भाई ये हम इनसे सहमत नहीं है? सनातन तो हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता है, हमारे पिता, हमारे जो हमारे अग्रज है, जो पूर्वज है, हम उनको नकार रहे हैं, तो हम भारत में रहने लायक ही नहीं है। ये उल्टी तपेली पर दूध डाल रहे हैं ये लोग, इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, खुद ला रहे हैं, ये इस तरह की बातें करें और हमसे कहें कि हाँ आप चुप रहे। हम क्यों चुप रहेंगे? हम भारत के इस अस्मिता, अस्तित्व और उसके संस्कृति और सभ्यता के सबसे पहले उसकी रक्षा करने के लिए हम प्रतिबद्ध और संकल्पित हैं। विकास पर हम बात करेंगे, लेकिन विकास पर कोई बात तो करे हमसे, बात करेंगे। हम तो खुद ही विकास की बात कर रहे हैं, हम विकास पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये ले आए सनातन धर्म को, हिंदू धर्म कब से आया, क्या हुआ, हमें पता ही नहीं है। ठीक है, एक बार कौन सा है, एक बार दिनेश जी को इतने अपने सहयोगी दल अगर इस तरह की बातें करेंगे उनके, तो इससे माना जाएगा ये इनका खुद का विचार है। ठीक है दिनेश जी को निकालता हूं। मान साहब, पहले सवाल में वक्त देता हूं, मैं कोशिश करता हूं पॉलिटिकल गैस स्कोप की पूरी बात आ जाए। दिनेश जी, एक जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है, जो हमने अपने पैकेज में भी कही, कि ढेरों मुद्दे 19 साल की सरकार में 19 बड़े सॉलिड मुद्दे कांग्रेस के पास होंगे, और मतलब ये उम्मीद की जानी चाहिए कि होंगे ही, जिनको एजेंडा बना के इलेक्शन लड़ा जा सकता था। लेकिन बीजेपी इसमें मास्टर है। अब जब ये शामिल हो गए महागठबंधन, सीट शेयरिंग हो नहीं हो, जो मिथुन कह रहे हैं वो तो ठीक है, भविष्य के गर्भ में है, लेकिन एजेंडा तो क्लियर कर दिया ना बीजेपी ने कि अब वो इसी मसले पे इनको घेरेगी। ये पलट पलट के जवाब देते रहेंगे कि नहीं हम ऐसा नहीं, हम भी धर्म प्रेमी है। नहीं प्रवीण जी, आप ठीक कह रहे हैं, और भाजपा अपनी कोशिश कर रही है और करेगी। भाजपा मुद्दा ढूंढती है, भाजपा को मुद्दा मिला है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि स्टालिन या कर्नाटक में किसी के द्वारा कही बात का सनातन धर्म को लेके कोई मुद्दा मध्य प्रदेश में बन पाया कम से कम। और ये कमलनाथ के कांग्रेस के अध्यक्ष रहते तो संभव नहीं दिखता। कमलनाथ जैसी राजनीति करते हैं, जैसे उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री की कथा कराई, फिर प्रदीप पंडित मिश्रा की शिव पुराण कथा करवाई, तो मुझे नहीं लगता कि कमलनाथ कोई ऐसा स्पेस भाजपा को दे रहे हैं कि यहाँ धर्म को लेकर राजनीति हो, मंदिर मस्जिद को लेकर राजनीति हो, हिंदू मुस्लिम को लेकर राजनीति हो। तो कमलनाथ तो पूरी तरह सतर्क और कोशिश है, वहां के मुद्दों को लेकर यहाँ भाजपा उठाएगी, भाजपा कोशिश करेगी। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मध्य प्रदेश में इससे लेकर चुनाव होने वाला है। मध्य प्रदेश में चुनाव तो शिवराज जी जो घोषणाएं कर रहे हैं, शिवराज जी जो काम कर रहे हैं, सरकार जो काम कर रही है, और विपक्ष जो हमले कर रहा है,
पब्लिक जो समझ रही है कौन सही है कौन गलत है, यहां तो मुझे नहीं लगता सनातन धर्म का विरोध कोई मुद्दा बनेगा। हाँ, जैसे वो भद्राचार्य जी ने चित्रकूट के बड़े, उन्होंने ये बात कही, ऐसे और सारे संत आएंगे, वो माहौल बनाने की कोशिश करेंगे, हो सकता है थोड़ी बहुत फर्क पड़े, लेकिन मुझे नहीं लगता कि महत्वपूर्ण बात है महत्वपूर्ण बात है इनका लेते हैं। आ जाऊंगा मालू साहब, आ जाऊंगा, एक मिथुन जी का टर्न है। मिथुन जी, एक जो बात दिनेश जी कह रहे हैं, मैं सहमत हूं उनकी बात से, लेकिन आप देखिए कि जब संतों की एंट्री होने लगेगी अब उस पूरे मसले में, उनके अनुयायी भी बहुत सारे होते हैं, तो ये कहीं नहीं लगता आपको कि आधा वक्त, मतलब जो आपका जो परीक्षा की तैयारी करने का मौका है, वो झगड़े सुलझाने में निकल जाएगा? तो पढ़ोगे कब फिर ऐसे में, अगर मान लीजिए ऐसा माहौल बन गया? देखिए, अगर इस तरीके के प्रश्न नहीं भी आ रहे होते तो भी क्या भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दों पर ये चुनाव को ले जा रही होती? हमारे पास सारे जवाब है, हमारे पास पता है। जैसे मालू जी कह रहे थे ना, गठबंधन के अगर किसी ने साथी ने बात बोली तो कांग्रेस पार्टी का वो बयान। जी गोविंद जी, मेरी बात सुन लीजिए, हाँ, एक बारी बारी से बोलेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। मालू साहब, इसके तुरंत बाद आपका नंबर है। मेरा प्रश्न सुन लीजिए मालू साहब, प्रश्न तो सुन लीजिए, तुरंत बाद आपका नंबर है मालू साहब। फिर हो सकता है आप उत्तर ना देना चाहें। प्रश्न सुन लीजिए, फिर हो सकता है आप उत्तर ना देना चाहें। यदि आप मालू जी ये कहते हैं कि गठबंधन के साथी का बयान कांग्रेस पार्टी का साथी का बयान, कांग्रेस पार्टी का अधिकृत बयान होना चाहिए, तो बिल्कुल मैं आपका भी बता रहा हूँ। तो आपके जो गठबंधन के साथी हैं जीतन राम मांझी, सुन लीजिए मालू जी, दिनेश जी कह रहे थे मुद्दा नहीं सुन तो लीजिए। फिर मालू जी आप बोलेंगे तो फिर ये बोलेंगे तो शोर ही शोर में पूरी डिबेट हो जाएगी। अपनी बारी में बोलिए प्लीज, मैं आई रहा हूं तुरंत। प्रवीण जी बहुत सार्थक चर्चा करा रहे हैं। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि अगर एलआई का बयान आपका सबूत मानते हैं आप, तो आपके एलआई जीतन राम मांझी ने कहा कि भगवान राम काल्पनिक है, यह आपका अधिकृत बयान होना चाहिए। चलिए आपके नेता पे आ जाते हैं, आपके मंत्री बिसाहू लाल सिंह, श्री राम की मां पर आपने टिप्पणी की, श्री राम की मां पर उन्होंने टिप्पणी की। जिस एफिडेविट की बात कर रहे हैं, दिसंबर 2022 में आपकी एनडीए सरकार ने वो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दे दिया कि जो राम सेतु है वो काल्पनिक है। आपके मंत्री मोहन यादव कहते हैं आपके मंत्री मोहन यादव कहते हैं कि सीता माता तलाकशुदा थी। आपके संस्कृति मंत्री महेश शर्मा कहते हैं कि सीता माता टेस्ट ट्यूब बेबी है। तो हम सब इन सब बातों पर जान ही नहीं चाहते, हम तो ये कहना चाहते हैं। जवाब ये कह रहे हैं, ये पूरा होमवर्क के साथ आए हैं आज, मिथुन विद्वान प्रवक्ता भी हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई ऐसे बहुत सारे बयान आपकी तरफ से भी आए हैं, लेकिन हमारा प्रश्न जिसे ये एजेंडा नहीं बनाना चाहते। तो आप उठाइए ना, हम उठा रहे हैं ना, जवाब दीजिए। जीतन राम मांझी ने भगवान राम को काल्पनिक बताया, तो आपके एलआई में आज भी है ना, उनसे गठबंधन तोड़ तो नहीं रहे ना। तो हिंदुओं को छलने की, हिंदुओं को बेवकूफ समझने की आपकी परंपरा को बंद करिए। तो बाद में आए, हाँ बाद में नहीं आए, आज भी उनका बयान है, आज भी उनका बयान है कि भगवान राम काल्पनिक है। आपके साथ है तब दिया, आपके साथ थे तब दिया। एक सवाल मेरा ले लीजिए मालू साहब, एक सवाल मालू साहब मेरा ले लीजिए कि बीजेपी किस एक मसले पे, मैंने कल इस पे डिबेट भी की थी कि परख नली की तरह आप मुहैया करा रहे हैं बार बार एक एक प्रयोग कर करके कि कौन सा केमिकल काम कर जाए। बीजेपी किस एक मसले को लेकर इलेक्शन में जाएगी? प्रवीण जी, हमारा तो सीधा सीधा मसला एक ही है, विकास। मध्य प्रदेश को विकसित राज्य की श्रेणी में, विकास से विकसित राज्य की श्रेणी में ले जाना, और हम इस मुद्दे पर कांग्रेस से बहस की, सकारात्मक बहस की उम्मीद करते हैं। और ये इस तरह के मुद्दे, इस तरह की बातें सनातन धर्म के बारे में हमने कभी नहीं कहा, हिंदू के बारे में भी कोई मुद्दा नहीं उठाया हमने कोई भी ऐसी भावनात्मक बात नहीं की। जब कोई कहेगा, बात निकलेगी तो हम मौन नहीं रहेंगे, हम उनका मुंह तोड़ जवाब देंगे, और हम जन जन में इस बात को फैलाएंगे। तो भारत की संस्कृति सनातन संस्कृति है, भारत के बहुसंख्यक समुदाय, और बहुसंख्यक ही क्यों, सारे नागरिक भारत की संस्कृति सभ्यता से सरोकार रखते हैं। ठीक है, वो किसी भी धर्म अब दिनेश जी को इन कर लेते, किसी भी उपासना पद्धति को मानने वाले हो, दिनेश जी को इन कर लेते। यहाँ के भारतीय मुस्लिम और भारत के ईसाई से भी पूछेंगे तो कहेंगे कि गलत कर रहे हैं, ये गलत कह रहे हैं, सनातन धर्म के खिलाफ ये 5000 वर्ष। समझ गया, लाइन समझ गया सर, लाइन से बहुत, मैं भी थोड़ा बहुत समझ लेता हूँ, समझ गया, लाइन ऑफ एक्शन समझ गया बीजेपी का इलेक्शन में। दिनेश जी को इन कर लेते हैं सर। विकास पर चुनाव लड़ रहे हैं, विकास पर बहस कीजिए, विकास पर जवाब देंगे हम। बिल्कुल ठीक है, दिनेश जी को इन कर लेते हैं। दिनेश जी बिल्कुल क्लियर, स्पष्ट समझ में आ गया कि भले ठीक है बोला हो, स्टालिन ने बोला हो, कहीं भी कहीं बोला, बीजेपी एक ऐसा कोई मुद्दा जरूर चाहती है। जाहिर है कि वो 19 साल से अगर विपक्ष में, कांग्रेस 19 कह देते हैं, हम 18 कह देते हैं, जो भी संख्या दाएं बाएं हो सकती है, इतने साल से अगर विपक्ष में है कांग्रेस, तो जाहिर है कि उसके खिलाफ एजेंडा कुछ मिलेगा नहीं।
और जब नहीं मिलेगा तो कोई इस तरह से क्या क्रिएट हो सकता है आपको लगता है? और ये क्या वाकई रक्षात्मक करेगा कांग्रेस को, जैसे अभी मिथुन कई तर्क दे रहे थे स्टूडियो में? देखिए, मुझे लगता है कि जो स्टालिन ने या दूसरे नेताओं ने सनातन धर्म को लेकर कहा है, उसको लेके इंडिया में जुड़े कई दलों ने, कई नेताओं ने भी उसका विरोध किया है, उसका खंडन किया है। जहां तक भाजपा का सवाल है, तो आप एक बात समझ लीजिए कि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और राम मंदिर को लेके एक उद्घाटन कार्यक्रम जनवरी में मोदी जी करने वाले हैं, जैसी की तैयारी है, यात्राएं भी निकलेंगी उसमें, मुझे लगता है इस ऐसे मुद्दों को जोड़कर भाजपा लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। विधानसभा में, जैसे मैंने पहले कहा कि विधानसभा में दक्षिण के लोगों का या उन लोगों का कहने का कोई असर इस मुद्दे पर होगा मुझे नहीं लगता है, लेकिन लोकसभा चुनाव तक इसमें बड़ा फर्क पड़ सकता है। लेकिन यह है कि जैसे अब कांटे की लड़ाई है मध्य प्रदेश में, आज बात करें, पब्लिक से बात करिए तो जनरल ओपिनियन देखिए तो ऐसा लग रहा है जैसे भाजपा और कांग्रेस बीच में कांटे की लड़ाई है। ऐसे मुद्दे अगर थोड़ा बहुत 1% ही असर डाल दिए तो उसका नुकसान कांग्रेस को हो जाएगा, भाजपा को फायदा हो जाएगा। तो मुझे लगता है मध्य प्रदेश में भाजपा सतर्क है, इस बारे में कुछ नहीं बोल रही है, लेकिन भाजपा इसको मुद्दा बनाएगी और दूसरे जो स्ट्राइक की बातें हैं, जो भी लोग बात कहेंगे, उसको लेके आगे बढ़ेगी विधानसभा चुनाव में भी और लोकसभा चुनाव तक इसी को ले जाएगी। एक बार मिथुन को इन कर लेते हैं। मिथुन जी, जो मूल बात है, हम भी लगातार देख रहे हैं, 3 महीने पहले तक यूं लग रहा था कि कांग्रेस जो है वो बहुत अपर हैंड है, मतलब तगड़े मार्जिन से आगे चल रही। इस 3 महीने में इन्होंने बहुत अच्छे से डैमेज कंट्रोल किया, नेक टू नेक आ गए, ये सभी लोग कह रहे हैं कि नेक टू नेक आ गए लगभग फाइट में। तो आपको लगता है जो फ्लोटिंग वोटर है उसको अगर ये हिंदुत्व वाली लाइन लेंगे तो उस पर असर पड़ सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग ऊपर से जरूर कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर से घबरा चुकी है भारतीय जनता पार्टी। अमित शाह जी पिछले चुनाव में 200 पार की बात कह रहे थे, सीटें भले 109 आई, अब वो खुद ही 150 की बात कर रहे हैं। तो अनुपात देखिएगा कि उनका जो दावा और एक्चुअल में कितना फर्क होता है। हो सकता है चुनाव के परिणाम वाले दिन 100 पार की बातें ये लोग करने लगे। ऐसा पहली बार इतिहास में हुआ होगा कि साहब टिकट डिक्लेयर होने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है। तो ये डैमेज कंट्रोल भारतीय जनता पार्टी लास्ट मिनट तक करेगी। भारतीय जनता पार्टी केवल एक अपनी योजना के आधार पर जाना चाहती है जनता के बीच, उसको लगता है कि ये लोग इस आधार पर जीत। लेकिन अगर धन क्राइटेरिया होता तो भारतीय जनता पार्टी तो कभी चुनाव हारती नहीं। ऐसे इतने महंगे चुनाव इन लोगों ने कर दिए हैं। मध्य प्रदेश की जनता बिकाऊ नहीं है। मध्य प्रदेश की जनता जानती है कि ये सब लास्ट मोमेंट पे किया जा रहा है। जैसे ही अगर आप सत्ता में आ गए, फिर भारतीय जनता पार्टी की ओर से नर्क जैसा माहौल मध्य प्रदेश में बना दिया जाएगा। इसलिए जनता सतर्क है। जनता जानती है कि 2/3 बहुमत से कांग्रेस पार्टी को लाना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी फिर से कोशिश करेगी ऑपरेशन कमल यहां पर चलाने की। इसलिए मालू जी को जागरूक भी है। मालू जी ये कह रहे हैं, इनकी बात से ध्वनित हो रहा कि मुफ्तखोरी वाली जो योजनाएं हैं वो वोटर पर अपील नहीं करेंगी। ये बड़े संत हैं, ये बड़े संत, ये बड़े संतता के साथ, संतत्व के साथ राजनीति कर रहे हैं। ये कौन सी मुफ्तखोरी की बात कर रहे हैं? इन्होंने हिमाचल प्रदेश में, कर्नाटक में जितनी भी घोषणाएं की लोक लुभावन, उसके बाद क्या आश्रो हम तो दे रहे, हम तो कह रहे हैं, वो कर रहे हैं, करके बता रहे हैं। हमने 1000 रुपए लाडली बहना का बोला। सर, वो रेवड़ी कल्चर क्या होता है जो मोदी जी जिसका जिक्र कर रहे थे? देखिए, मुफ्त की राजनीति पर आप लोग प्रश्न करते हैं। 1000 रुपए, 450 रुपए ये किस पार्टी ने शुरू किया? 6000 रुपया किसान सम्मान निधि का हम खाते में जा रहा है। ये मुफ्त की रेवड़ी तो नहीं है ना? कांग्रेस इसमें कुछ गलतियां ढूंढे ना। हाँ, बता रहे हैं ना, मुफ्त की रेवड़ी क्या होती है? मोदी जी से पूछिए, जनता जानती है। कथित मुफ्त की रेवड़ी आप लोग बंद करने वाले हैं। केवल चुनाव के समय ये पैसा देना चाहते हैं। आपको लगता है जनता को भ्रमित कर लेंगे? होने वाला नहीं है। वक्त इतनी ही चर्चा की इजाजत देता है। मैं जाता तीसरे मेहमान के पास, लेकिन रोकना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन ये बात जो हम बीते 2-3 डिबेट से आप सुन रहे होंगे, जो हमारे दर्शक हैं, कि दोनों ही पार्टियां एक किसी ऐसे मुद्दे की तलाश में हैं जो गेम चेंजर बन जाए, और संयोग से अभी तक दोनों के हाथ लगा नहीं। होगा क्या, ये वक्त बताएगा। आज की चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए BSTV।